दोस्तों एनवीएम के विशेष कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जामिया मिलिया के छात्र और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन के सदस्य, हम सब के चहीते आसिफ तन्हा साहब और वो फ़िलहाल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका शुमार आजकल जो है वो देश की सेलिब्रिटीज़ में होने लगा है। ज़मानत पर रिहाई के बाद पिछले 3 दिनों में नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता के साथ वो मीडिया पर छाए हुए हैं। इनके अलावा अ, हमारे साथ हैं आसिफ तन्हा के तन्हाई के साथी फवाद शाहीद साहब। आप जो है वो एसआईओ के सेक्रेटरी हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी और आप पेशे से वकील हैं और इस पूरे प्रकरण में आप जो है वो आसिफ तन्हा के साथ शाना-बशाना खड़े रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में आसिफ तन्हा का जो इंटरव्यू एनडीटीवी पे आया था और उसके बाद दी वायर पे आया था और जो क्विंट पे आया है, ये तीनों इंटरव्यूज़ जो है वो आप लोगों ने देख लिए हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उनको ज़रूर देखिए। तो हमारी आज की बातचीत जो है वो उससे आगे की बातचीत है, यानी जो कुछ इससे पहले आसिफ तन्हा आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, उससे आगे की बात। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनसे ये जानेंगे कि जेल जाने से पहले और रिहा होने के बाद ये आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है इन दोनों टाइप ये दोनों पीरियड में? आसिफ भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है बात करने के लिए जो है बुलाया, अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल जेल जाने से पहले जिस तरह से जो तहरीक इस देश में चली है मतलब कि वो नजीब का तहरीक हो या फिर वो एएमयू पे जो अलगार आए थे उसकी तहरीक हो या फिर वो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो उसमें जो हम लोगों को मायूसी और नाखुशी हुई थी जिस तरह से ट्रिपल तलाक पे जो क्या नाम है हम लोगों को तहरीक चलाना चाहिए था जो हम लोगों ने नहीं चला पाए क्योंकि गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ थी। लेकिन जब गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली जो है वो अपनी गलत नीतियाँ लेकर आ रहे थे और जो है नए-नए कानून बना रहे थे। एनआरसी जब असम में होता है और उसके बाद जब वो नागरिकता देने की बात आती है तो सीएए के बाद जो है जो मूवमेंट चलता है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है कहीं न कहीं कि जो है वो एक मज़हब के मानने वाले लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही थी उसमें, यानी कोशिश की गई है। तो जब हम इस देश के संविधान को पढ़ते हैं और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं तो कहीं भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं नज़र आता है। जो कुछ भी उसमें लिखा गया है कि तमाम मज़हब के लोगों को आज़ादी है और धर्म के आधार पे आप किसी मज़हब को अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक तहरीक चलाया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और अल्लाह का शुक्र है कि वो तहरीक जो है पूरे नेशनल लेवल तक चला और कहीं न कहीं जो है हम सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए था। आप इस तरह से मत मतलब बाँटने की जो है वो राजनीति आप मत करें मतलब कि लोगों पॉलिटिक्स करें। हिंदुस्तान जो है एकता और अखंडता का जो है एक गढ़ है, जो गंगा-जमुनी तहज़ीब का एक गढ़ है, तो आप उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करें। तो इस पे जो है सवाल पूछ रहे थे, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई हो रही थी। कहीं न कहीं जो है सरकार को जो है ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो लड़ाई जो सिर्फ़ जामिया तक महदूद थी, वो जामिया से शाहीन बाग और शाहीन बाग से पूरे इंडिया में जो ये लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए। वो जामिया जो हम लोगों ने छोटी-सी कोशिश की थी, उसका ये नतीजा था कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो उनसे जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो सब लोग जो है वो सवाल पूछना शुरू किए। तो उनको लगा कि जो है जो जो लोग इस तहरीक को शुरू किए हैं, जो जो लोग सवाल शुरू में किए थे उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए। बहरहाल वो इनको कोशिश थी और उन्होंने किया और 1 साल जो है वो हमको जेल में रहना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं जो है वो जेल नहीं था। हमने कभी जेल को जेल नहीं महसूस किया क्योंकि बेसिकली काम करना था। हमने जो सीखा था एसआईओ से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, तहरीक से और जो कुछ हमने पढ़ा था, जो लिटरेचर्स हमने पढ़े थे कि किस तरह से जो है हक और इंसाफ की आवाज़ को उठाना चाहिए और अगर हम उठाते हैं तो उसमें परेशानियाँ आती हैं। तो वो झेलने के लिए हम तैयार थे लेकिन मुझे ये भी उम्मीद था कि कहीं न कहीं जो है वो
देश का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, देश की जो जुडिशरी सिस्टम है, वो कहीं न कहीं जो है हमें नज़रअंदाज नहीं करेगी। वो ये समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है ये जो स्टूडेंट हैं इनको गलत तरीके से फँसाया गया है और इनको जो है इंसाफ देना चाहिए। जो फैसला जो आया हाई कोर्ट का, वो हम उसका खैर मकदम करते हैं और एक नज़ीर जो है ये फैसला जो है कहीं न कहीं जो है वो आने वाले वक़्त में साबित होगा। तो छोटे पैमाने पे जो है हमने काम करने का जो है वो इरादा किए थे कि ओखला में 5 लाख की आबादी है, क्योंकि ओखला जामिया में आता है और हम जामिया में पढ़ते हैं, तो हम ओखला में जो है एक उस नियत से हमने काम शुरू किया था। लेकिन जब अब जेल से निकल के आए हैं, ओखला से बाहर निकल के अपने स्टेट में या फिर कहीं भी, चाहे वो ज़ुल्म किसी के साथ हो, आदिवासी के साथ हो, वो ट्राइबल्स के साथ हो, वो दलित के साथ हो या फिर वो मुसलमान के साथ हो, किसी के साथ भी अगर कहीं भी ज़ुल्म और ज़्यादती होगा तो बड़े पैमाने पे जो है काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने लोगों को, जेल जब मैं गया तो उससे पहले कुछ बहुत थोड़े लोग जानते थे। अब जब जेल से बाहर आया हूँ तो 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लोग मिलने वाले आ रहे हैं, लोग जो है इंटरव्यूज़ के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम साथी जो हमारे इंटरव्यू को सुनेंगे या जो हमारी बात को सुनेंगे, तो आने वाले वक़्त में जब भी कहीं भी ज़ुल्म और ज़्यादती होगा और उसके लिए जब आवाज़ उठाने की बात आएगी, तो वो तमाम लोग जो है हमारे साथ जो है बड़े पैमाने पे जो है हम इसका विरोध कर सकेंगे और हक और इंसाफ की लड़ाई जो है वो लड़ सकेंगे। अच्छा, ये एक सवाल है कि जिस वक़्त आप तहरीक चला रहे थे, मूवमेंट चल रहा था, संघर्ष के दौरान आप लोगों को या आपको ख़ास तौर से कभी ये ख़्याल आया कि मुझको जेल जाना पड़ सकता है और यूएपीए लग सकता है? हाँ, मतलब कि 13 दिसंबर को जब मुझे डिटेन करके ले गए, मतलब उठा के, तो मुझे ऐसा लग रहा था, बदरपुर थाने में 4 घंटे तक रखे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो तहरीक शुरू भी नहीं हुई, कहीं न कहीं जो है जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन यूएपीए में मतलब इतना बड़ा लॉ है, उसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए और फिर उसमें जो है कहीं न कहीं जो है ये नहीं था कि यूएपीए लगेगा, लेकिन खैर क्या कहा जा सकता लग है, गया यूएपीए जी लगा, और ये उठ उम्मीद गया। नहीं थी। जेल जेल जाने के लिए तैयार तो था मैं। अ, जेल जी, जाने के लिए तैयार तो था, क्योंकि जब हम अपने तहरीक मतलब कि आज़ादी, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ को जब पढ़ते हैं, तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जेल जाना पड़ा। जब हम तारीख़ इस्लाम को पढ़ते हैं तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है मेरे ज़हन में बार-बार आता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा गया। तो जब हम जेल में भी थे तो ये सोचते रहते थे कि जो है मैं जेल को कभी जेल ना समझूँ, मैं जो है मदरसतुल यूसुफ़िया समझूँ कि ये जो है वहाँ से कुछ सीखेंगे, कुछ मतलब कि यहाँ से सीखने का मतलब अपने बिहेवियर से लोगों को प्रभावित करेंगे, अपना जो हमारी जो तरबियत है उस लिहाज से जेल में भी ज़िंदगी गुज़ारें तो हमें दिक्कत और परेशानी जो है वो नहीं होगी जेल में भी। और अल्लाह का शुक्र है, जो तालीम हमने, बेसिक तालीम जो है हमने हासिल किया था जामिअतुल फलाह और जामिया मिसबाहुल उलूम चौकनिया से, और जो तरबियत हमने ईसाइयों से पाई थी उसके अकॉर्डिंग हमने जेल में अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने की कोशिश की और बहुत आसानी से 1 साल का अरसा जो है वो गुज़रा जेल में। तो हम अभी फवाद शाहीन साहब की तरफ आते हैं। फवाद साहब ये बताइए कि जब इनको गिरफ्तार किया गया और ये खबर आपको मिली, तो आप कहाँ थे और आपको कैसा लगा? जी, हम लोग तो सब वहीं थे उस वक़्त, लॉकडाउन का वक़्त चल रहा था और ये पूरे मतलब सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, सारे हमारे एसआईओ के लोगों के लिए उस वक़्त जो लीडरशिप भी थी, जो जो भी मेंबरान थे, सरगर्म लोग थे, सबके लिए शॉकिंग था यकीनन और बहुत ज़्यादा परेशानी और फ़िक्र, सबसे ज़्यादा उस वक़्त इसी बात की फ़िक्र थी कि क्या इनके साथ पुलिस रवैया करेगी और अंदर जब लेकर गए हैं थाने में, तो किस तरह से इनका ट्रीटमेंट होगा। और कई घंटे तक तो वही सस्पेंस बना रहा था, इनको लेकर गई थी पुलिस कि इनको अरेस्ट कर लिया है या सिर्फ डिटेन करके छोड़ने वाले हैं, तो उसी सस्पेंस, गहमा गहमी, भागदौड़ में ही पहले कुछ घंटे गुजरे। और बहुत सारे लोग इसमें एक्टिव थे, दिल्ली के एसआईओ के लोग और दीगर लोग। और उसमें ये भी लेकिन जानना जरूरी है कि एक तरफ तो हमारे लिए शॉकिंग था, लेकिन पूरी तरह से ये सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दिनों से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। ये तो नहीं पता था कि आसिफ ही गिरफ्तार होंगे, बहुत हम लोगों को लग रहा था कि शायद इनके ऊपर गाज गिरेगी, लेकिन एसआईओ से किसी ना किसी को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी इसका अंदाजा हमें हो गया था। और इसकी वजह यह थी कि कुछ महीने पहले से ही, मई में ये गिरफ्तार हुए थे, उसके 1-2 महीने पहले से दिल्ली पुलिस ने सीए प्रोटेस्ट में जितने लोग इन्वॉल्व थे उन्हीं के ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप डालना शुरू कर दिया था। तो हम पब्लिकली उस नैरेटिव को पुश बैक कर रहे थे, लेकिन ये अंदाजा था कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें एसआईओ का कोई मेंबर भी जा सकता है अंदर। और क्योंकि आसिफ बहुत बड़ा फेस थे प्रोटेस्ट का, जेल जाने से पहले भी जामिया एक बड़ा मरकज था, जामिया के एक
प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर थे, पूरे मुल्क में एक चेहरा थे, और मुस्तकिल, ये बात भी जानना जरूरी है, मुस्तकिल पुलिस इनको बुलाकर हरास कर चुकी थी, 2-3 दफा डिटेन कर चुकी थी। तो हमें पूरा अनएक्सपेक्टेड पूरी तरह नहीं था, ये खतरा तो लगा ही हुआ था कि एसआईओ से किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और शायद उसमें गाज जो गिरेगी वो आसिफ इकबाल तन्हा पे गिरेगी। अच्छा, इसी से मुताल्लिक एक और सवाल ये है कि जब ये गिरफ्तार हो गए, इनका अरेस्ट हो गया, तो आपकी संस्था ने, एसआईओ ने सबसे पहला काम क्या किया? देखिए, उस वक्त हमारे सामने 2 बड़े चैलेंज थे। एक तो जाहिर है प्राइमरी चैलेंज था कि इनको किसी तरह रिलीफ दिलाई जाए, कानूनी तौर पे इनका बेस्ट डिफेंस कोर्ट में पेश किया जाए। तो सबसे पहला तो एक्शन हमने उसी के लिए किया, इनके लिए लॉयर्स को तैयार किया, और इनको गिरफ्तार इनिशियली यूएपीए में नहीं किया था, इनको गिरफ्तार किया था जामिया में जो वायलेंस हुआ था उसकी जो एफआईआर है जामिया नगर थाने में, उस केस में गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तारी के 10 दिन में 11वें दिन इनको बेल मिल गई थी उस केस में। तो वो जो इनिशियल सरगर्मी थी उसमें तो जो एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस था उसमें हम कामयाब भी हुए, लेकिन जाहिर है बेल मिलने से जस्ट 3-4 दिन पहले इनको यूएपीए भी इनके ऊपर लगा दिया गया, ताकि बेल मिलने के दूसरे केस में, दिल्ली दंगों के केस में, ताकि बेल मिलने के बाद ये रिलीज ना हो पाए। साथ में जो दूसरा चैलेंज था वो पब्लिक नैरेटिव का चैलेंज था, क्योंकि पब्लिक में पुलिस ऐसी बातें कर रही थी जैसे कि ये कहीं भागे हुए थे, छुपे हुए थे, और इनको अचानक से जाके गिरफ्तार कर लिया, और उसमें एसआईओ के ऊपर भी बातें हो रही थी। तो हमारे लिए दूसरा पब्लिक चैलेंज था जिसको हमने किया कि बहुत कॉन्फिडेंटली आकर के एक तो ये बताना कि आसिफ तन्हा कहीं भागे हुए नहीं थे, वो कोविड के रिलीफ के काम में मशगूल थे, और जब जब पुलिस ने उन्हें बताया, हमने एक डिटेल्ड फैक्ट शीट मीडिया को भेजी थी कि कब कब आसिफ इकबाल को बुलाया गया था इंटेरोगेशन के लिए, कब कब वो इंटेरोगेशन में गए। तो वो सब पब्लिक रिकॉर्ड साफ करना, और पुलिस का जो नैरेटिव आ रहा था जैसे कि ये कोई भगौड़े हैं या कोई क्रिमिनल है, उसका काउंटर प्रेजेंट करना, और ये बताना कि आसिफ इकबाल क्या काम कर रहे थे, किस चीज में एक्टिव थे, और ये भी बताना कि हाँ वो एसआईओ के मेंबर हैं, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, और वो जल्द कोर्ट का प्रोसेस अगर फेयरली चलेगा तो वो रिहा होके आएंगे। तो आसिफ भाई, अभी आपसे अगला सवाल ये है कि आपने जेल के बारे में बहुत कुछ, जेल की ज़िंदगी के बारे में बताया। एक सबसे यादगार लम्हा जो इस पूरे साल में गुज़रा, जो कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे, याद रह जाएगा, आपकी यादों में हमेशा जो है वो रोशनी बिखेरता रहेगा, उसके बारे में हमें बताएँ? हाँ, बिल्कुल सबसे यादगार लम्हा ये है कि शुरू के 2-3 महीने जो हैं मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना तो कुछ पढ़ने के लिए था, ना तो कुछ लिखने के लिए था, कुछ भी नहीं था, और मतलब ज़हनी तौर पे बहुत उलझन था। तो अचानक से जो है वो कुछ किताबें हमारे पास आ जाती हैं। वो एसआईओ के जो हमारे कुछ ज़िम्मेदारान थे, साबिक ज़िम्मेदारान थे, वो सब जो है वो कुछ किताबें हमें देते हैं। जब वो किताबें मिलने के बाद जो लम्हा जो होता है कि चलो अब तो कम से कम इन किताबों को जो है मैं घोल के पी जाऊँ, जितनी भी किताबें आई हैं, तो वो बहुत यादगार लम्हा था। जब किताबें हाथ लगी तो दिल को तसल्ली मिला, एक सुकून मिला मुझे कि चलो कम से कम इससे मुझे हौसला मिलेगा। उसमें से एक किताब थी शख्सियत की इर्तिका। मैंने कहा चलो अपनी शख्सियत को सँवारने का और बनाने का इस किताब को पढ़ के जो है एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ये मेरे लिए मुहिबुल्लाह बहुत खुशी का कासमी लम्हा था साहब जिसको की किताब की बात कर रहे हैं आप? शख्सियत नहीं का इर्तिका एसआईओ मुहिबुल्लाह कासमी साहब की? नहीं उसको क्या नाम है गाज़ी भाई ने वो अभी उसको एडिट किया, वो एसआईओ के व्हाइट अच्छा, डॉट पब्लिश से ठीक। रिलीज़ हुआ, तो वो किताब थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो है जी, जी। उसको पढ़ने के बाद जो है कुछ न कुछ जो है मिलेगा, और भी बहुत सारी किताबें थी साथ में। तो उस वक़्त जो ये बहुत यादगार लम्हा था, और उस वक़्त जो किताब मुझे देने आए थे वो साबिक एसआईओ के सेक्रेटरी थे। तो वो मतलब कि हम तो मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं उनको दूर से जो है फेस टू फेस, उसमें शीशे नहीं थे, दीवार नहीं थी बीच में, उसमें फेस टू फेस उनको देखा था। तो मैंने उनको दिखाया, ये देखो मेरी दाढ़ियाँ बढ़ गई हैं, मेरे पेट बाहर आ गए हैं। तो मैं उनसे उस तरह की जो थी वो बहुत यादगार लम्हा था कि पहली बार मैं किसी को फेस टू फेस जो है 3-4 महीने के बाद देख रहा हूँ। तो वो बहुत यादगार लम्हा था। वो भी वो गेट के उस पार था, मैं गेट के इस पार था, लेकिन जो है फेस टू फेस देख रहा था। फवाद साहब, आप ज़रा ये तफ़सील बताएँ। आपने ये तो बताया कि शुरू में आपने क्या किया, लेकिन ये कि आगे चल के पूरे साल इन लोगों की रिहाई के लिए, आसिफ तन्हा और दूसरे साथियों की रिहाई के लिए आप लोग क्या-क्या करते रहे? इसकी मुख्तसर तफ़सील, मुख्तसर डिटेल अगर आप बताएँ तो? जी, ये देखिए हमारे सामने मुस्तकिल चैलेंज 2 तरफ पे बना हुआ था। एक तो कोर्ट के अंदर लीगली इसको डील करना, दूसरा जो मुस्तकिल प्रोपेगेंडा दिल्ली पुलिस की तरफ से आ रहा था,
उसको भी डील करना। तो इस लीगल मामले में तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें बहुत अच्छे वकील मिले जिन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, जो पूरी तरह इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को जिसमें इतना काम लगा उसको उन्होंने वॉलंटरीली किया, सिर्फ अपने कमिटमेंट की बुनियाद पे, सिविल लिबर्टीज को लेकर के उनका जो कमिटमेंट है उसकी बुनियाद पे किया। वो डे टू डे मामला एडवोकेट सौजन्या, सिद्धार्थ सतीजा और फिर सीनियर काउंसिल सिद्धार्थ अग्रवाल जो कि बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने भी हमसे कोई फीस नहीं ली और सिर्फ अपने कमिटमेंट की बुनियाद पे वो पूरा वक्त देते रहे। तो उस मामले में तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी। उनके साथ जाहिर है इन्वॉल्व रहे बहुत सारे लोग हमारे, लेकिन उस फ्रंट पे उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई, जो भी लीगल स्ट्रैटेजी बनाई, उससे हम सेटिस्फाइड थे और शुरू से लेके आखिर तक हमने लीगली उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। साथ में पब्लिक डोमेन में दिल्ली पुलिस मुस्तकिल आसिफ इकबाल को लेकर के और एसआईओ को लेकर के अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडे कर रही थी। उसमें ये भी कि आसिफ इकबाल पे एक एलिगेशन ही ये था कि वो एसआईओ के मेंबर हैं और एसआईओ जो है वो एंटी हिंदू तंजीम है या हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को बरगला रही है। इस तरह की बहुत सी बातें जी न्यूज के पोर्टल पे वो आसिफ के कन्फेशन के नाम पे कुछ लीक किया गया, जो कि उनका कन्फेशन था भी नहीं, वो तो पुलिस का बनाया हुआ एक गढ़ा हुआ स्टेटमेंट था। तो उसके ऊपर फौरन प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए हमने डिफेमेशन का केस भी फाइल किया, हमने पुलिस के खिलाफ भी केस फाइल किया, जिसमें हाई कोर्ट ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो ये लीक कैसे हुआ। तो बहुत जरूरी रहा इस पूरे साल लीगल एक्टिविज्म के साथ साथ पब्लिक में रिकॉर्ड क्लियर करते रहना। जो प्रोपेगेंडा आ रहा था उसको काउंटर कर, आसिफ के मुतालिक भी और एसआईओ को भी जो मुस्तकिल घेरने की या पब्लिक में डिफेम करने की कोशिश थी, उसको लीगली और पब्लिकली काउंटर करना, उस पर रिकॉर्ड सेट स्ट्रेट करना, उसकी एक मुस्तकिल कोशिश पूरे साल जारी रही और शायद अभी भी कुछ हद तक जारी रहेगी। इस बीच हमने देखा कि जब 1 साल पूरा हो गया आसिफ तन्हा का, तो एक प्रोग्राम हुआ जिसमें इनकी वालदा भी मौजूद थी। उसके बाद दिवांगना के और इन लोगों के बारे में भी जो है वो एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कि बहुत सारी लेडीज एक्टिविस्ट ने जो है अपने ख्यालात का इज़हार किया और दूसरे लोग भी उसमें शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो सरगर्मियाँ होती रहीं, क्या उसने भी कोई ना कोई रोल प्ले किया इस जजमेंट में, जो कि एक तारीखी हिस्टोरिक जजमेंट है और जिसको देख के सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है कि जो है वो एक जमानत के लिए कहीं 100-100 पेज का जो है वो जजमेंट लिखा जाता है। तो आपके ख्याल में ये जो लीगल प्रोसेस है, इसके अलावा कौन सी 1-2 एक्टिविटी ऐसी है जिसने कि बड़ा रोल प्ले किया ओपिनियन बिल्डिंग में? देखिए सोशल मूवमेंट की हमेशा ये रिक्वायरमेंट होती है, उससे मजबूरी होती है कि आप चाहे आपके ऊपर क्रिमिनल मैटर हो, लीगली कोई भी कार्रवाई हो, आप जब तक समाज को साथ लेके नहीं चलेंगे, आप लोगों में सोशल एडवोकेसी जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक कि आपका मतलब लीगली हो सकता है आपको कुछ रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन शुरू से हमें पता था कि ये मैटर भी पॉलिटिकल है, हमको जो लीगल एडवाइस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। साथ में ये भी देखना है कि पब्लिक सेंटिमेंट इस केस के साथ जुड़े रहना चाहिए। जो लोग इस मूवमेंट में जुड़े थे, जिनकी उम्मीदें इससे जुड़ी थी, उनको भी इसमें जोड़ के रखना चाहिए। तो वो सारे जो प्रोग्राम्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो उसका हिस्सा थे और वो अलग अलग फ्रंट्स पे, मतलब सिर्फ हमने नहीं किए, मिल करके बहुत से प्रोग्राम्स हुए, कई लोग अलग अलग मौके से हुए, रमजान के मौके से कुछ किया, कुछ किसी का 1 साल 6 महीने हुए गिरफ्तारी के, उस मौके से किया। लेकिन ये सोशल एडवोकेसी और पॉलिटिकल एडवोकेसी जो है वो कभी भी लीगल जो एडवाइस है उसके कॉन्ट्ररी नहीं होनी चाहिए, उसके कंसोनेंस में होनी चाहिए। और हमें सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी चीज का मिला तो मुस्तकिल इंस्टीट्यूशंस को काम करने पे मजबूर करना। मतलब एक ये होता है कि आप बैठ गए कि अब ये तो यूएपीए है, बहुत साल लगेंगे, इंतजार करते हैं, जो कि कई लोग करते हैं इस तरह के केसेस में, और हम पॉलिटिकली बस इस पे कुछ काम करते रहेंगे। उसके साथ दूसरा होता है कि आप पॉलिटिकली सोशली जो भी एडवोकेसी करनी है कीजिए, लेकिन साथ में जिन इंस्टीट्यूशन का काम है आपको रिलीफ देना, उन पे मुस्तकिल
प्रेशर बनाते रही है, उनसे जवाब मांगते रहिए। अगर वो आसिफ की या और बाकी साथियों की लिबर्टी को डिनाई करना चाहते हैं तो ऑन रिकॉर्ड उनसे डिनायल्स करवाइए, उनके पास जाइए, उनको मुस्तकिल मजबूर कीजिए कि वो एक या दूसरा फैसला दें। इस केस में भी देखिए हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि आसिफ को बेल मिल जाएगी। अगर आप यूएपीए के एक्सपर्ट से पूछते तो कोई भी आपसे नहीं कहता कि 1 साल के अंदर में इनको बेल मिल जाएगी। लेकिन हमारा काम था, नेसेसिटी थी कि हम बेल के लिए मुस्तकिल हर स्टेज पे इंस्टीट्यूशन को जाके प्रॉम्प्ट करते रहे कि आप इनको रिहा कीजिए, आप रिहा नहीं कर रहे तो आप बताइए आप रिहा नहीं कर रहे, उनको खामोश न रहने दीजिए। तो ये बहुत, मुझे लगता है ये बहुत एसेंशियल स्ट्रैटेजी थी, जो कि जाहिर है इसमें सिर्फ ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन लॉयर्स के साथ बैठ के और उनकी एडवाइस पे अडॉप्ट की हुई ये पूरी स्ट्रैटेजी थी, जो कि मुझे लगता है अल्टीमेटली उसी ने काम दिया। जो बेल इस वक्त मिली है उसकी वजह यही है कि आप मुस्तकिल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते रहे, समाज में भी आपने इन लोगों के इशू को दबने नहीं दिया और इंस्टीट्यूशंस के सामने भी इस इशू को कभी दबने नहीं दिया। और आगे भी इंशाल्लाह, ये कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो मतलब पब्लिक काम है और आगे भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी। आसिफ, हमने आपसे सवाल किया था कि जब आप उधर थे जेल में, तो उस वक्त वो कौन सी चीज थी जिसने आपका मोरल और आपका हौसला जो है वो सबसे ज्यादा बुलंद रखा, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, वो एक चीज? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। 2-3 जी। चीज़ें इस तरह से कि जब मैं अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद जब मैं जेल चला गया, तो जेल जाने के तकरीबन 3 महीने के बाद जो है वो घर पे बात हुई। तो घर पे जब बात हुई तो हमारी वालिदा ने कहा, नहीं तुम कुछ गलत काम करके नहीं गए हो, तो तुम इंशाल्लाह जो है वो जल्दी छूट कर आओगे, हक और इंसाफ की लड़ाई। तो वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव था। फिर जब वालिद साहब से बात हुई तो उन्होंने जो है कुरान की आयत पढ़ी कि कद अफ़लहल मोमिनून, कि अगर तुम मोमिन हो तो कामयाब हो जाओगे। तो ये थी। उसके बाद फिर जब जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो ऑर्गेनाइज़ेशंस के जिन भी ज़िम्मेदारान से बात होती थी, तहरीक के जिन भी ज़िम्मेदारान से बात होती थी या फिर घर पे बात होती थी, वो कहते थे कि हाँ, तहरीक के ये ज़िम्मेदार जो हैं वो फ़ोन किए हैं। तो वो जो है सब कुछ एक तो ग्राउंड वर्क लोग कर रहे थे, लेकिन जो मोर में कभी मायूस नहीं हुआ या फिर मेरे जो हौसला जो है वो कमज़ोर नहीं हुआ। मैं हमेशा डटा रहा और हिम्मत के साथ डटा रहा। फवाज़ भाई, जो उमर खालिद और इस तरह के दूसरे लोग जो फँसे हुए हैं, इनको छुड़ाने के लिए क्या हो रहा है? मुख्तसर में बताएँ। देखिए अब जाहिर है सब लोगों की अल्टीमेटली छुड़ाना तो एक लीगल स्ट्रैटेजी है और उनके लॉयर क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो शायद वो नहीं चाहेंगे कि हम बहुत पब्लिकली डिस्कस करें। लेकिन ये बात एकदम यकीनी तौर पे है कि इस केस में कम से कम लीगल रिप्रेजेंटेशन पे और जो बेस्ट पॉसिबल लीगल एडवाइस है उसको हासिल करके उसके हिसाब से काम करने की पूरी कोशिश हुई है और उसके उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा। बाकी जो पब्लिक एडवोकेसी है और जैसा कि इससे पहले हम सारे साथियों की बात कर रहे थे, आगे चल के भी वो बात करते रहेंगे। अब कोर्ट में क्या होता है, मुझे इतना तो खैर किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये यकीनी तौर पे है कि इस बेल ऑर्डर के बाद अब जितने बाकी लोग हैं वो सब भी यकीनी तौर पे जाएंगे एक एक करके कोर्ट। अलग अलग स्टेज पे सबके केसेस हैं, कोई अभी ट्रायल कोर्ट में ही बेल की एप्लीकेशन है वो वहां परसू करेंगे, कुछ हाई कोर्ट में करेंगे। अच्छा, ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कही कि भई अब इसको हम टेम्पर नहीं करेंगे और इस ज़मानत में हम किसी किस्म की दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे और ये लोग जो है वो आज़ाद रहेंगे। लेकिन उसी के साथ उसने ये पक लगा दी कि ये जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। तो अभी जो आप कह रहे थे कि अब दूसरे लोग जाएँगे, तो इस पर तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक रुकावट लगा दी है। तो आप क्या समझते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का धर्म संकट है कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि वो इसको कैंसल नहीं करेगा, ये जो है वो जजमेंट और ये ज़मानत इनकी इंटैक्ट रहेगी, ये लोग आज़ाद रहेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ जो है वो ये कह रहा है कि इसकी प्रेसिडेंट नहीं होगी और इसकी बुनियाद पर दूसरे लोग नहीं छूटेंगे। तो ये अजीब-ओ-गरीब जो है वो दुविधा है इस सुप्रीम कोर्ट की कि ना वो इधर जा पा रहा है, ना वो उधर जा पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली ये पिछले कुछ सालों से हम अक्सर कोर्ट का इस तरह का रवैया देख चुके हैं। जब वो पब्लिक में कोई ऐसी चीज हुई है, इस वक्त 3 लोग बाहर आए हैं, उनको फौरन जेल भेजना पब्लिक परसेप्शन के लिए अच्छा नहीं है, तो वो काम तो नहीं किया।
लेकिन इस ऑर्डर की वजह से जो लार्जर रिलीफ मिल सकता था उसको रोक दिया। तो ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटिंग था। और इसके पीछे दो इसके इम्प्लीकेशंस, एक इम्प्लीकेशन इन लोगों के केस के ऊपर है और एक लार्जर इम्प्लीकेशन यूएपीए पे है। अब इस केस पे जो इसका इम्प्लीकेशन है वो लिमिटेड ही है। देखिए, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट के तौर पे ये यूज नहीं किया जाएगा, इसकी बुनियाद पे किसी और को बेल नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल ये तो साफ है कि हाई कोर्ट ने इनसे पहले किसी और को बेल तो मिली नहीं थी, तो हाई कोर्ट ने 3 लोगों को बेल दी है। मुमकिन है कि अगर उसके सामने केस आए और ढंग से पैरवी हो, जो एविडेंस इनके खिलाफ थी उसी तरह की एविडेंस बाकी सबके खिलाफ है, तो बहुत मुमकिन है, हमें पूरी उम्मीद है कि जुडिशरी जैसे इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत फेयर फैसला दिया, आगे भी वो बेल के मैटर में इंशाल्लाह फेयर फैसला ही देंगे, जस्टिस यकीनन उनके साथ किया जाएगा। दूसरा इम्प्लीकेशन जो यूएपीए का है, उसकी वजह यह दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है यूएपीए में टेररिस्ट एक्टिविटी के डेफिनेशन पे, और उस डेफिनेशन को बढ़ाते बढ़ाते जो किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, पॉलिटिकल डिबेट है, सरकार के खिलाफ कोई भी बात है, उसके ऊपर यूएपीए लगाया जा सकता है। ये जो सरकार से डिसएग्रीमेंट, जी, हर डिसएग्रीमेंट को जो है वो, हर डिसएग्रीमेंट पे आप यूएपीए थोप दें, तो ये जो एक्सपेंशन होता चला जा रहा है इसका, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको लिमिट करने की कोशिश की है। देखिए, ये नहीं है कि ये डिसीजन कोई यूएपीए के खिलाफ है या यूएपीए रिपील करने की बात है, ये तो यूएपीए की तायीद करते हुए डिसीजन आया है। बस ये जो इलास्टिसिटी आती जा रही है उसमें, उसको लिमिट करने की कोशिश की है। लेकिन आज के हालात में ये इसके भी बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। फिर जिस तरह से बेल को इन्होंने रीड किया है कि आप बेल देते वक्त पुलिस जो एविडेंस आपके सामने रख रही है उसके अंदर आप छानबीन नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे कि वो एविडेंस उस ऑफेंस से मैच करती है या नहीं करती है। तो इस तरह की जो कुछ उसने लीगल इंटरप्रिटेशन किया है यूएपीए के बेल प्रोविजन का, यूएपीए में टेररिज्म की डेफिनेशन का, असल में सुप्रीम कोर्ट को मसला उनसे है। इनकी बेल पे ये खतरा बिल्कुल बना हुआ है कि 4-6 महीने बाद इनकी बेल भी कैंसिल हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बहरहाल बेल बहुत सॉलिड ग्राउंड्स पे दिया है। जो यूएपीए का जो थोड़ा लिमिट किया है इसको कि हर डिसएग्रीमेंट पे ना लग जाए, सिर्फ कुछ जो टेररिस्ट एक्टिविटी जिसको स्टेट कहता है सिर्फ उसके ऊपर ये लगे, तो यही पूरी बहस है जो कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली इनके बेल पे बहुत ज्यादा बहस होगी, बहस अब यूएपीए पे होगी और टेररिज्म की डेफिनेशन पे होगी कोर्ट में। तो आशीष भाई, आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी जो कुछ भी हुआ इस 1 साल में, और जिस तरह से कि इस ड्रैकोनियन कानून का कभी सेडिशन, कभी यूएपीए, कभी जो है वो इसी तरह के दूसरे कवानीन का जिस तरह से के इस्तेमाल हुआ, तो आपको ऐसा लगता है कि सीएए और एनआरसी के साथ-साथ इन कवानीन को भी जो सरकार की जो ये शकें हैं, इनको भी खत्म करने के लिए एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल थोड़ा-सा जो जिस तरह से ये यूएपीए और सेडिशंस के जो चार्जेस जिस तरह से वो बल्क में लोगों को दिए जा रहे थे कि ये लो आओ तुम भी लो, ये लो आओ तुम भी लो, तुम अगर सवाल करोगे तुम भी लो, तो लोगों में थोड़ा-सा जो है खासकर स्टूडेंट्स के अंदर डर आ गया है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक जो है अगर आप नहीं चलाएँगे तो वो आपको और ज़्यादा डराएँगे, यानी कि आप फिर आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा कि आगे आने वाले वक़्त में जो है अगर एक बार आप ज़ुल्म ने सह लिया, तो फिर जो है आप पे ज़ुल्म के जो है वो पहाड़ तोड़े जाएँगे। तो आप जो है उसको शुरू में ही जो है ज़ुल्म ना सहें। ठीक है, वक़्ती तौर पे यूएपीए भी लग सकता है और वक़्ती तौर पे जो है वो सेडिशंस भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। हिम्मत जो तहरीक शुरू हुई थी वो फिलहाल अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, तो उसको दोबारा जो है अगर गवर्नमेंट ये इस पे कहीं न कहीं जो है कंकड़ मारने का अगर कोशिश करेगी कि कभी जो है वो एनपीआर के नोटिफ़िकेशंस ले आएँ या कहीं पे जो है सीए और एनआरसी के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की कोशिश करें, तो हम उसका जो है काउंटर अटैक ज़रूर करेंगे। हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि फिलहाल जो है कोविड की वजह से वो थमा हुआ है यानी रुका हुआ है, लेकिन वो वाइंड अप नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो वो तहरीक जो है दोबारा कहीं न कहीं जो रिबिल्ड हो सकता है, एस्टेब्लिश हो सकता है और उस तहरीक को दोबारा शुरू किया जा सकता है। तो फिलहाल जो डर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जो खासकर हम लोगों को भी मतलब शुरुआती दिनों में डर लगता है। मैं जब अरेस्ट भी नहीं हुआ था उसी वक़्त मुझे डर लग रहा था
क्योंकि जिस तरह से मुझे कॉन्टिन्यूअसली वो बुला रहे थे और इंट्रोगेट कर रहे थे, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा डर लगता था कि जेल जाना पड़ेगा, उसमें दिक्कतें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी। तो उसके लिए तो मैं थोड़ा-सा बाहर से ही ज़हनी तौर पे तैयार हो गया था कि अच्छा ठीक है, अब ये सब झेलने के लिए झेलना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं बोलना है, तो डर को ख़त्म करना है। मैं अपने आप के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने साथियों को, अपने लोगों को, अपने तहरीक के साथियों को कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत के साथ काम करते रहें। आप ज़ुल्म के खिलाफ खड़े हों। इंशाअल्लाह ज़ुल्म जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं भी जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को हिम्मत दे और इस्तिक़ामत दे कि हम लोग जो है डट कर मज़बूती के साथ जो है ज़ुल्म हो तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। आपकी बात से गालिब का एक शेर याद आ रहा है, दर्द से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो ये बहुत ही हौसला अफ़ज़ा पैगाम है कि जो लोग डराने वाले थे, जो लोग डराना चाहते थे, दरअसल वो उनकी कोशिशों ने और उनकी हरकतों ने लोगों के दिलों से डर को निकाल दिया है। तो वो लोग जो कि इस आज़माइश से गुज़रे हैं, उनके दिल से भी डर निकल गया है और जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी जो है वो अब किसी ज़ुल्म का मुकाबला करने से नहीं डरेंगे। इस फैसले के बारे में फवाद साहब ने बहुत अहम बात बताई कि इसमें यूएपीए जो है वो के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया। अदालत ने पहले तो ये कहा कि भई आप जो है वो डिसएग्रीमेंट को ऊपर जो है वो उसको सरकार की मुखालिफत को जो है वो कौम की मुखालिफत नहीं करार दे सकते और एंटी गवर्नमेंट जो है वो एंटी नेशनल नहीं होता। और फिर उसने ये भी कहा कि अ, पुलिस जो ये कह रही थी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब ये इम्कान की बुनियाद पर आप जो है वो किसी के ऊपर कोई कानून नहीं लगा सकते, किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकते। और ये मुल्क इतना कमज़ोर भी नहीं है कि आप जो है वो कुछ चीज़ें कल्पना करें और कुछ चीज़ें तसव्वुर करें कि ये हो सकता है और उसकी बुनियाद पर लोगों पे एक्शन लेने लगें। तो ये बहुत सारी अहम बातें हैं जो कि इस फैसले के ज़रिए से हमारे सामने आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये तहरीक जारी रहेगी और इस तरह के जितने कवानीन हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, जो कि लोगों को एजिटेशन का हक उनसे छीनते हैं और उनको ऐसे लोगों को जो कि समाज में जो है वो हक और इंसाफ की आवाज़ उठाने वाले हैं, उनका गला घोंटते हैं। हम जो है वो ये तहरीक को आगे बढ़ा करके इस तरह की तमाम ड्रैकोनियन लॉ से जो है वो निजात पाएँगे। आप लोगों ने वक़्त निकाला, इस प्रोग्राम में आए, इसलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया।